करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मोदी कैबिनेट में यानी कि मोदी मंत्रालय में एक और मंत्रालय जोड़ा जा रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सहकारिता मंत्रालय होगा। ये सहकारिता मंत्रालय बनाने की बात सामने आ रही है। सरकार का अलग सहकारिता मंत्रालय होगा। सहकारिता आंदोलन को और मजबूती देने की कवायद है। मोदी कैबिनेट का कल विस्तार होना और विस्तार से पहले सहकारिता मंत्रालय की घोषणा की गई है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कल एक बड़ी बैठक होनी और उसमें विस्तार किया जाएगा मोदी कैबिनेट का। इसके लिए समारोह का आयोजन किया गया है राष्ट्रपति भवन में और अब खबर यह मिल रही है कि इसमें एक नए मंत्रालय को जोड़ा जा सकता है। बदल रहा है मोदी कैबिनेट का चेहरा। किसे मिलेगा इनाम, किसका होगा काम तमाम। युवाओं पर भरोसा या अनुभव को मिलेगी कमान। आम चुनाव 2019 के ठीक 2 साल बाद मोदी कैबिनेट का चेहरा बदलने जा रहा है और मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। 7 जुलाई को शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल काफी तेज है। इस हलचल में मंत्री बनने वाले संभावितों के नाम धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य दिल्ली आ चुके हैं। महाराष्ट्र से नारायण राणे और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर भी दिल्ली आ गए हैं। असम से सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में अभी 28 मंत्री पद खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने 2 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ कैबिनेट विस्तार पर महामंथन किया है, जिसके बाद कुछ नाम तय किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि मकसद क्या है कैबिनेट विस्तार का। खबरों की माने तो 2024 से पहले मोदी सरकार पार्टी में युवाओं की भागीदारी तय करना चाहती है। आगामी चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करना लक्ष्य है। 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के कलपुर्जे दुरुस्त करना चाहती है सरकार। पार्टी के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के लिए नेताओं को सम्मानित करना भी लक्ष्य है। 2022 से पहले राजनीतिक समीकरण को साधना है। इसके अलावा घटक दलों का दिल जीतना और गठबंधन को मजबूत करना भी मोदी सरकार का लक्ष्य है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। साफ है कि मोदी सरकार कैबिनेट में बड़ा परिवर्तन कर अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समीकरणों को अभी से साधने की कोशिश कर रही है। साथ ही कैबिनेट विस्तार का फोकस उन राज्यों पर भी है जहां पार्टी को मजबूत करना लक्ष्य है। मध्य प्रदेश राज्य में भाजपा की सरकार बनने में अहम रोल निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट का युवा चेहरा बन सकते हैं। उनके अलावा जबलपुर से भाजपा सांसद राकेश सिंह का भी नाम है। मध्य प्रदेश से 1 से 2 नामों की चर्चा कैबिनेट विस्तार के लिए है। बिहार लोजपा से सांसद पशुपति कुमार पारस और जेडीयू के आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार से 2 से 3 नामों की चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश अपना दल की अनुप्रिया पटेल का नाम यहां सबसे आगे है। खबर है कि अनुप्रिया पिछले महीने गृह मंत्री से भी मुलाकात कर चुकी हैं। इनके अलावा वरुण गांधी, रामशंकर कठेरिया, अनिल जैन, रीता बहुगुणा जोशी और जफर इस्लाम के नाम की भी चर्चा है। महाराष्ट्र से भाजपा सांसद हिना गावित को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। उनके अलावा भूपेंद्र यादव, पूनम महाजन, नारायण राणे और प्रीतम मुंडे के नाम भी चर्चा में हैं। साफी की कैबिनेट विस्तार की योजना महायज्ञ की तरह नजर आ रही है, जिसमें कुछ आहुतियां भी दी जाएंगी तो इस यज्ञ का प्रतिफल भी मिलेगा। लेकिन क्या इस महायज्ञ के जरिए वो महा फॉर्मूला तैयार हो पाएगा जो बीजेपी की नैया 2022 से लेकर 2024 तक पार लगा पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोदी कैबिनेट का विस्तार मिशन 2022 के लक्ष्य को लेकर भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को साधना अगले साल एक बड़ी चुनौती होगी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसमें यूपी की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो न सिर्फ देश का सबसे बड़ा सूबा है बल्कि लोकसभा की 80 सीटें भी इसी राज्य से आती हैं, जहां इस वक्त बीजेपी का वर्चस्व है। और जब तक इस राज्य में ये वर्चस्व कायम है तब तक केंद्र की सरकार भी सुरक्षित मानी जाती है। इसलिए कैबिनेट फेरबदल में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होने वाली है। केंद्र की संख्या बल में और केंद्रीय कैबिनेट में यूपी का संख्या बल साफ नजर आता है।
पीएम मोदी को मिला दें तो यूपी में बीजेपी के कुल 65 लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा के कुल सांसदों की संख्या 18 है और ठीक इसी तरह 80 सांसदों वाले यूपी से 8 सांसद केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के समीकरण को देखते हुए अपना दल से अनुप्रिया पटेल को लाया जा सकता है। अब ये देखना है कि उन्हें राज्य मंत्री बनाया जाता है कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। हो सकता है कि वो बार्गेन कर ले कैबिनेट मिनिस्टर को लेके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक खास इलाके में और खास वर्ग में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। यूपी से बने कुल 8 मंत्रियों में 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं। चंदौली से सांसद महेंद्रनाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री हैं। 4 कैबिनेट मंत्रियों के बाद 2 सांसद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। बरेली से सांसद संतोष गंगवार श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इसी तरह हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। पंजाब के रहने वाले पुरी यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। दरअसल यूपी से कुल 9 मंत्री हैं, लेकिन वास्तव में संख्या 8 है। नौवां नाम मुख्तार अब्बास नकवी का जोड़ा जाता है, जो केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं, जो फिलहाल झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन देखना यह कि यूपी के हिस्से में और कितने मंत्रालय आते हैं, क्योंकि अभी जितने भी मंत्री यूपी से बनाए गए हैं वो सभी बीजेपी से हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के विस्तार में बीजेपी सहयोगी दलों को मौका देने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश से रीता बहुगुणा जोशी, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, रामशंकर कठेरिया और सत्यपाल सिंह केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। यूपी की भूमिका संख्या बल के लिहाज से देश की राजनीति में काफी अहम मानी जाती है। राजनीति की एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि दिल्ली की सत्ता की राह यूपी से ही होकर निकलती है। 2017 में बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत हासिल की तो 2019 में देश में मोदी ने जीत का डंका बजा दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में सफलता का उत्तर है, जिसे पार्टी एक बार फिर से हल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो यूपी की बात हो गई, लेकिन क्या बिहार में बात बन पाएगी? क्योंकि जेडीयू की मांग के बाद पेच फंसता नजर आ रहा है। कल पता चलेगा कि बिहार का क्या होगा। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही केंद्रीय मंत्री पद के लिए जेडीयू का सूखा भी खत्म हो जाएगा। खुद सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। भले ही सीएम नीतीश कुमार कह रहे हो कि अंतिम फैसला मोदी को लेना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग रखी है। बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं और केंद्र में 5 मंत्री हैं, जबकि 16 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू का फिलहाल कोई भी मंत्री केंद्र में नहीं है। इसलिए जेडीयू अब 2 मंत्री और 2 राज्य मंत्री की मांग कर रही है। 2 कैबिनेट बनते हैं तो आरसीपी सिंह और ललन सिंह का बनना तय है। चूंकि ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, तो क्या एनडीए के बिहार से 2 भूमिहार मंत्री हो सकते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। गिरिराज सिंह ऑलरेडी उस समाज से हैं, ललन सिंह भी आ जाएंगे। और अगर सुशील मोदी की एंट्री होती है तो ऑलरेडी जो बिहार से रिप्रेजेंटेशन है टॉप पे भी है, जिसमें कि आपको रविशंकर प्रसाद हैं, आरके सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं, अश्विनी चौबे हैं। तो क्या किसी मंत्री को ड्रॉप भी किया जाएगा? सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि मंत्री पद के लिए अंतिम फैसला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ही लेंगे। हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वो आपस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है। साफ है कि जेडीयू मंत्रिपरिषद में शामिल होने को लेकर अभी खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती। खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह दिल्ली में हैं और जल्द ये साफ हो जाएगा कि जेडीयू के हिस्से कितने मंत्री पद आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एलजेपी नेता पशुपति पारस के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, तो इन सब के बीच सवाल ये कि चिराग पासवान का क्या होगा? मोदी के हनुमान नाराज हैं। सूत्रों की माने तो एक तरफ पशुपति पारस मोदी कैबिनेट में सेहरा बांधने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपनी राजनीतिक अस्तित्व की जंग लड़ रहे चिराग पासवान की राजनीतिक नैया डोल रही है। चिराग अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एलजेपी कोटे से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो वो कोर्ट जाएंगे।
पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है, पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। पैरों तले जमीन खिसकता देख चिराग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग बबूला नजर आए। मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चिराग के गुस्से का ठिकाना नहीं था। चिराग ने कहा कि अगर चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाना ही है तो जेडीयू में शामिल करके बनाएं, लेकिन एलजेपी के नाम पर नहीं। और अगर ऐसा होता है तो वो कोई भी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर किसी पार्टी में कोई इस तरीके का अंतकलह चल रहा है, ऐसे में किसी एक अलग हुए सांसद को, जिसको पार्टी निकाल चुकी है, उसको मंत्री बनाने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी लेगी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इससे विवाद आने वाले समय में और बढ़ेगा, जिसकी सीधा उंगलियां केंद्रीय मंत्रिमंडल पर जाएंगी। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, बट बहरहाल अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों लड़ाई लड़ने के लिए मैं मजबूती से तैयार हूँ। आपको याद दिला दें कि एलजेपी में 13 जून की शाम से विवाद की शुरुआत हुई थी। 14 जून को चिराग पासवान को छोड़ बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बीजेपी ने इस पूरे मामले से दूरी बनाए रखी और अब कैबिनेट में मंत्री के लिए पशुपति पारस के नाम की चर्चा चिराग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक साथ 8 राज्यों में गवर्नर बदल दिए गए। यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारत के इतिहास में एक साथ राज्यपालों का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की। इनमें से एक केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हैं, जिन्हें कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। मिजोरम के राज्यपाल रहे पीएस श्रीधरन पिल्लाई अब गोवा के गवर्नर होंगे। हिमाचल की जिम्मेदारी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को दी गई है, तो मध्य प्रदेश की कमान मंगू भाई पटेल को सौंपी गई है। हरियाणा को भी नया राज्यपाल मिला है। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। वहीं सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के, तो हरिबाबू कंभापति मिजोरम के राज्यपाल होंगे। इन 8 राज्यों में झारखंड और हरियाणा को छोड़कर 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2024 से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस कदम के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी सरकार का हंटर माफियाओं पर लगातार चल रहा है। इसलिए माफिया लगातार प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। यूपी में हिट योगी का क्राइम कंट्रोल मॉडल। आज सरकार का बुलडोजर कब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है। योगी का डर, अपराधी करें सरेंडर। अतीक हो या मुख्तार, सब बड़े लाचार। योगी के हुंकार, जारी रहेगा बुलडोजर प्रहार। जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है, आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। बुलडोजर वाला इरादा सख्त, माफिया हुए योगी से पस्त। ये यूपी में अपराध के खिलाफ योगी मॉडल है, जहां सरकारी बुलडोजर अपराध के अतिक्रमण को एक एक कर मिट्टी में मिला रहे हैं। जिन माफियाओं अपराधियों की कभी यूपी में तूती बोला करती थी, आज हर कोई योगी के क्राइम कंट्रोल मॉडल से कांप रहा है। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, आज योगी के आगे हर गैंगस्टर लाचार नजर आ रहा है। अपराध पर लगाम लगाने वाले योगी के मॉडल से अपराधी डरे हुए हैं। आज सरकार का बुलडोजर कब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? अपराधियों में खौफ की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शामली की है। हवा में हाथ उठाए बदमाश कराना कोतवाली पहुंचे। हत्या की कोशिश, लूट के कई मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी, लेकिन अब एनकाउंटर का डर सताया तो लोगों को डराने वाले खुद थाने चले आए। अपराधी गड़गड़ा रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, लेकिन योगी का हंटर लगातार जारी है। जितने उपद्रवी तत्व हैं,
जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है, आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। योगी की हुंकार कह रही है कि यूपी में गुंडों और माफियाओं का संपूर्ण संहार होकर रहेगा। योगी राज में अब तक अपराधियों से 11 अरब 28 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अपराधियों के खिलाफ 5,558 मामले दर्ज किए गए हैं। योगी यूपी में अपराधियों का संपूर्ण संहार करने में लगे हैं, तो योगी के इस क्राइम कंट्रोल मॉडल पर सियासत भी हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसे राजनीति से प्रेरित बता रही हैं। अभी तक जिन मामलों में भी जिनकी संपत्ति जब्त व ध्वस्त की गई है, उनमें ज्यादातर मुस्लिम लोग प्रभावित हुए हैं। विपक्ष भले ही आरोप लगाए, लेकिन सच तो यह है कि योगी के क्राइम मॉडल से अपराधी डरे हैं और योगी सरकार ने अपनी शपथ में जो वायदा किया है उसे निभाया भी। लेकिन देखना होगा कि अब जनता की अदालत में योगी सरकार अपने काम को लेकर कितनी खरी उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।